अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं तारक टैडी साहब, मरहूम के करीबी साथी और उनके कुलीग आगा माजिद साहब और कैसर पिया। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके दिल पर ये सदमा कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। मलसान जी, शायद भाई इसके लिए तो मतलब को दो राय मतलब है नहीं। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, मेरा भाइयों की तरह मेरा दोस्त, और जहाँ से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ मेरे साथ, वो थिएटर पे काम कर रहा था, मेरे सामने बैठा हुआ, वो एकदम उठाया। मैंने कहा डैडी क्या बात? कहता कुछ नहीं। थोड़ी दूर जाके उसने वॉमिटिंग की और सारा वो ब्लड था। उसी वक्त उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया हम लोग। रात को उसके पीछे गए हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की थिएटर की दुनिया के लिए तो लॉस है। सो है, दोस्तों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, भाइयों के लिए। वो भाइयों की तरह था दोस्त तो मैं उसे कहता नहीं, मेरा बड़ा अच्छा भाई था। मेरे साथ उसका बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत थी। ये आखिरी दिनों में तो और ज़्यादा मेरा उसका, क्योंकि इकट्ठे ड्रामा कर रहे थे। मतलब कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिसके साथ टैडी को खराज तहसीन पेश किया जाए। वो इतना अच्छा आर्टिस्ट था, जितना अच्छा आर्टिस्ट था उतना अच्छा दोस्त, उतना अच्छा भाई था। तमाम तर रिश्ते उसके साथ वो अपने ले गया, सारे रिश्ते अपने साथ ले गया। आगा माजिद साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि आखिर इतनी जल्दी उन्हें क्या टेंशन थी कि वो जितनी जल्दी जहान फ़ानी से कूच कर गए? कोई घरेलू परेशानी थी? सर परेशानियां तो उसकी अपनी थी, वो अपने साथ ले गया, ना किसी के साथ वो शेयर करता था। मेरा वो दोस्त था, मेरे साथ उसने कभी कोई ऐसी परेशानी शेयर नहीं की थी। जब भी कभी कहा डैडी की गल है, तू चुप चुप है, नहीं नहीं आगा कुछ भी नहीं यार, ठीक है, बस मेरी तबीयत नहीं ठीक, राती बुखार चढ़े, ये वो। कभी उसने हमारे साथ कोई अपनी घरेलू परेशानी शेयर नहीं की, कभी नहीं, कुछ नहीं। बताता तो शायद सारे दोस्त मिल के उसको, उस परेशानी को सॉल्व कर लेते, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उसे कभी भी कुछ अपनी कोई परेशानी हमारे साथ शेयर नहीं की। मिसेस की जो टेंशन थी, जो उन्हें तलाक हुई थी, वो हर रोज़ आए दिन किसी अदालत में केस की भी, किसी थाने में जाना पड़ता था उनको। वो भी सर जी सुना, जो दो चार दफ़ा मतलब दोस्तों से। मैं इस बात के लिए बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। डैडी ने मेरे साथ कभी, मैं समझता हूँ किसी भी दोस्त के साथ उसने शेयर नहीं किया था कि मेरे साथ क्या है, क्यों है। अपने आप पे सब कुछ अपने अंदर लेके चला गया। वो बताता तो शायद हम लोग उसका कोई हल निकाल लेते। उसने हमारे साथ कभी शेयर नहीं किया इस बात को। जी कैसर भाई, जी कैसा दिल नू सदमा ते परेशानी? बस आपके सामने ही शाज़ भाई, जैसे आपकी हालत है हमारी हालत है। तो डैडी साहब हमारी जान थे जी, जान रहेंगे, कि उनसे मोहब्बत हमारी सिटिंग्स कितनी थी। फिर आपको पता है कि मेरा नाम भी उन्होंने रखा था, पिया जो रखा था। उसके बाद लास्ट पे हॉस्पिटल पे जाना आना, फिर मेरे साथ तो कोई अलग से एक रिश्ता था उनका। अभी लास्ट जब मुझे फ़ोन आए 3-4 फ़नकारों के, अनीश शहजादी साहबा का आया, अजहर भाई का, रूबीन साहबा का, डैडी साहब कह रहे कि कैसर को बुलाओ, मैंने उनसे कोई बात करनी है। तो मुझे उन्होंने जब बुलाया ना, तो उनकी हालत तो देखी नहीं की ना। मैंने फिर सबको बोल दिया, मैंने कोई तस्वीर ना बनाए, कोई ब्लड निकल रहा था उनके मुंह में से। वो दो बातें उन्होंने मुझे की कि यार एक तो सब मीडिया वाले से कहो कि ये ना चलाओ, कि ये सच में बोल रहा हूँ कि मुझे इमदाद की ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है, मेरी हेल्प करें। तुसी है ना सारे, तो यार तुसी कर लो, मेरा कार बेच दो, मेरी गड्डी बेच दो, ये मुझसे उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा डैड साहब को इस बात की ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट कर रही है सारा। हमने उनसे कहा है, उनकी मेहरबानी है, वो हमारा हक़ है, फनकारों का हक़ है, आम आदमी का हक़ है कि गवर्नमेंट उसका साथ दे। बाकी आप आएंगे वापस, ठीक हो गए, हम उनके पैसे दे देंगे, गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे। वो मुतमिन ही नहीं थे कि मेरी मदद का किसी को कहा जाए वो बुला। दूसरा एक उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ के कहा कि जी मेरे बेटे का ख्याल रखना, सोनू का। वो सोनू से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो जी नाजरीन, आपके नॉलेज में इजाफा करते चलें कि लास्ट टाइम कैसर पिया साहब ने सबसे ज़्यादा उनकी फैमिली के साथ साथ ये पेश हॉस्पिटल में कैसर पिया जो है ना, वो तारक टैडी साहब के साथ साथ रहे हैं। इन्होंने बड़ी खिदमत की है अपने बड़े भाई होने की हैसियत से और उस्ताद होने की हैसियत से। तो कैसर भाई, आपको कोई लास्ट टाइम सोनू के अलावा कोई और बात भी की उन्होंने? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आगा साहब अभी बोल रहे थे कि वो एक मैटर जो आप कह रहे थे वो चल रहा था, वो डिस्कस ही करना नहीं चाह रहे थे। मैंने बल्कि उन्हें ना, मुझे शबाज ने बोला जब वो वेंटिलेटर पे लगे कि वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे मिलना चाहते हैं, उनकी बेटियां। मैंने शबाज उनके भाई को बुलाया, यार मैंने कहा आप क्यों नहीं मिलने दे रहे, बेटियों को मिलने दो, कोई इशू नहीं है, बाप है,
باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا, چاہے وہ نہیں ملتے یا جو بھی ہے, ان کو ایک مرتبہ دکھا دو. اور ان کو ایگری کیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں پتہ تھا کہ صبح ڈیڈی صاحب ہی نہیں ہوں گے. تو بس وہ تھوڑی دل میں ان کی باتیں تھیں, بڑی ٹینشن تھی, بڑی ضلالت ہوئی کسی چیزوں سے, وہ دل پہ لے گئے ساری باتیں نا, تو پریشانی میں وہ زیادہ پرابلم ہوئی ان کو. جو کیسز وغیرہ تھے عدالت بلاتی تھی بار بار, اور صبح صبح وہ فنکار کے لیے اٹھ کے جانا, شاہد بھائی عذاب تھا ان کے لیے. وہ مجھے جب گھر بلاتے تھے نا, جب بھی تاریخ پہ جانا ہے, ان کے لیے آپ کو پتہ اٹھنا, ایک بندہ فجر کے ٹائم سو رہا ہے, پھر صبح 7 بجے اٹھنا, 6 بجے اٹھنا, تو بڑے ڈسارڈ تھے اپنی زندگی سے نا, ناخوش تھے تھوڑا سا. وہ زندگی سے نہیں, مثلا انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری اس وقت سے, جو وقت ان کے ساتھ یہ چل رہا تھا, یہ پیریڈ, یہ سارا. تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ طارق ٹیڈی صاحب اپنی دوسری شادی کے فیصلے پر ناخوش تھے اپنے آپ سے, اور اپنے فادر کے اس فیصلے پر, اور اپنے شباز جو ان کا بھائی ہے اس کے فیصلے پر ناخوش تھے, اور اس بات کی ٹینشن لے کے وہ قبر تک پہنچ گئے. طارق ٹیڈی صاحب کے لیے ہمیشہ جو بھی ہمارا پروگرام دیکھیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی نصرت. بہت شکریہ. تھینک یو شاہد بھائی.